हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे। आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे वायरस के बारे में बात करने जा रहा हूं जो हमारे स्टेट उत्तर प्रदेश में बहुत फैला हुआ है। सिर्फ हमारे स्टेट में क्यों, हमारे जो नेबर्स हैं मध्य प्रदेश, बिहार, यहाँ भी काफ़ी अच्छे से फैला हुआ है। फैला क्या, ये फैल चुका है। बहुत से लोग हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। हाँ, मैं डेंगू वायरस की बात कर रहा हूँ। डेंगू के D2 वेरिएंट जो बहुत फैला हुआ है, मैं उस वायरस के बारे में इस वीडियो पे बात करने वाला हूँ, चर्चा करने वाला हूँ। जानता हूँ कि पूरी दुनिया बहुत अच्छे से जानती डेंगू के बारे में, पर इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ एक अवेयर करना चाहता हूँ, लोगों को फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि डेंगू क्या है, कैसे है, इसके प्रिकॉशन क्या क्या हैं। इन सब के बारे में इस वीडियो पे बात करेंगे। तो दोस्तों, डेंगू वायरस एक वायरल इन्फेक्शन है जो फीमेल एडीज एजिप्टाई मॉस्किटो के थ्रू फैलता है, और ये मॉस्किटो पूरी दुनिया में पाई जाती है। अब ये फैलता कैसे है, तो ये जो फीमेल एडीज एजिप्टाई मॉस्किटो है, ये एक तरह के वेक्टर है, वेक्टर का काम करती है। वेक्टर का मतलब होता है कि एक दूसरा वायरस, मतलब कि एक डिजीज़ दूसरी जगह से लेकर दूसरी जगह पहुंचाना। होता कैसे है कि ये जो मॉस्किटो है, इसके पास डेंगू वायरस है, वेक्टर है। ये एक जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका खून जो पीती है, जो हम लोग बात करते हैं कि मच्छर खून पी रहा है, वैसे ही खून पिया जिसके पास वायरस है, उससे लिया, एक हेल्दी पर्सन के पास गया, वहाँ जाके जब वो खून पी रही है उसको ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से खून लिया जिसमें डेंगू था, हेल्दी के पास आया, हेल्दी से जब खून पी रही थी, ट्रांसफ़र हो गया। इसके थ्रू ये फैलता है डेंगू। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो सिम्टम्स जो होते हैं 4 से 6 दिन लेते हैं डेवलप होने में, और लास्ट अप रहते हैं 10 डेज तक की। और जो सिम्टम्स हैं वो है सडन हाई फीवर, सीवियर हेडेक, पेन बिहाइंड द आई, आंखों के पीछे दर्द सा महसूस होना, फटीग, नोजिया, और कुछ कुछ केस में 2 से 5 दिन के बाद स्किन रैशेस भी होते हैं और ब्लीडिंग गम भी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, जो डिफरेंट 4 सेरोटाइप में बांटे गए हैं: डेनवी 1, डेनवी 2, डेनवी 3 एंड डेनवी 4। और डेनवी 3 और 4 वो मोस्ट कॉमन अक्रिंग होते हैं, और सबसे ज़्यादा इसका आउटब्रस्ट हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखा गया है। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेंगू की। तो 3 तरह के इसके टाइप्स होते हैं। पहला है माइल्ड डेंगू फीवर, दूसरा है डेंगू हेमरेजिक फीवर, और तीसरा है डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो अगर हम बात करें माइल्ड डेंगू फीवर की, तो ये अपने सिम्टम्स का अपीयर करने में 7 दिन लगाते हैं। इनके सिम्टम्स होते हैं जॉइंट पेन, मसल्स पेन, सडन फीवर, प्रोलॉन्ग हेडेक, ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। और इसी टाइप्स को हम ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं, क्योंकि इसी टाइप्स में बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन होता है। और जो दूसरा टाइप्स फिर आता है वो है डेंगू हेमरेजिक फीवर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DHF भी बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर ये होता है ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। एक इन्फेक्टेड पर्सन का अगर गलती से उसको डेंगू है, चेक नहीं किया गया है और ब्लड ट्रांसफ्यूज़ हो गया, तो जो जिसको चढ़ाया जा रहा है उसको हो जाता है। और एक तरह का ये एडवांस स्टेज होता है MDF का। इसके सिम्टम्स थोड़े सीवियर हो जाते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग होती है इसमें, कोल्ड और क्लैमी स्किन हो जाती है, ब्रूजिंग हो सकती है अंडर द स्किन, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद लास्ट वन DSS, मतलब कि डेंगू शॉक सिंड्रोम। ये अब DHF का एडवांस स्टेज होता है। जो DHF में, मतलब कि डेंगू हेमरेजिक फीवर में जो सिम्टम्स होते हैं वो और भी सीवियर और डेंजरस हो जाते हैं कि इंसान शॉक में चला जाता है। और अगर ठीक से इलाज नहीं हो पाया, डायग्नोस नहीं कर पाए, DHF को डायग्नोस नहीं कर पाए ठीक से, तो DSS के बाद अगर वो भी ट्रीट नहीं हो पाए तो डेथ ये हो जाती है। और सबसे ज़्यादा ये बच्चों में देखा गया है जो अंडर द 10 ईयर्स होते हैं। जो भी मैंने आपको भी टाइप्स बताए, माइल्ड डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर, डेंगू शॉक सिंड्रोम, तो इस समय जो हमारे प्रदेश में जो फैला हुआ है वो है डेंगू हेमरेजिक फीवर, क्योंकि ये
लिंक करता है डेनवी-2, जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था, डेनवी-1, डेनवी-2, डेनवी-3 एंड डेनवी-4। तो डेनवी-2 लिंक है हेमरेजिक से। इस वजह से हमारे स्टेट और नेबर्स में काफ़ी फैला हुआ है, क्योंकि DHF एक सीवियर फॉर्म होता है डेंगू का, एक डेंजरस फॉर्म होता है। अब हम बात करते हैं इसकी स्प्रेडिंग की, कि किस तरह से स्प्रेड होते हैं हम लोगों के बीच। तो 4 तरीके इसके होते हैं स्प्रेड होने के। पहला तरीका है मॉस्किटो टू ह्यूमन, मॉस्किटो से ह्यूमन को होना। दूसरा है ह्यूमन टू मॉस्किटो, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मॉस्किटो टू ह्यूमन कि मॉस्किटो का था डेंगू, वो लेके चल रहा है, होस्ट के पास गया, मतलब इंसान के पास गया, उसको दे दिया। दूसरा जो मेथड है या स्प्रेडिंग मेथड है वो है ह्यूमन टू मॉस्किटो। दैट्स मीन कि एक जो इन्फेक्टेड पर्सन था, मच्छर गया उसके पास, उससे ले लिया डेंगू और दूसरे हेल्दी पर्सन के पास आके दे दिया। ये प्रोसेस हो गया ह्यूमन टू मॉस्किटो। ह्यूमन टू ह्यूमन, ह्यूमन टू ह्यूमन तो आपका होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू। और चौथा जो है वो है मदर टू चाइल्ड। अगर मदर को डेंगू है और अगर डिलीवरी हुई है तो चांस है बच्चे को डेंगू होने का। ये 4 मेथड होते हैं स्प्रेडिंग के डेंगू के। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस ऑफ डेंगू के बारे में। तो सबसे पहले जो आता है नाम वो है NS1 एंटीजन के बारे में, क्योंकि ये एक तरह का ब्लड सैंपल होता है और बहुत अर्ली डायग्नोसिस की हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज़ होती है वो 4 से 5 दिन लेते हैं बनने में ब्लड में, उसके बाद ही मुझे रिपोर्ट में पता चलेगा एंटीबॉडीज़ है कि नहीं है। पर NS1 ये आपको अर्ली डायग्नोसिस बता देता है, और पर ये भी 5 दिन के बाद रिपोर्ट फॉल्स देना शुरू कर देता है। अगर आपको जब डेंगू हुआ है उससे 5 से 7 दिन के बाद NS1 एंटीजन की रिपोर्ट फॉल्स होना शुरू हो जाएगी। और एक तरह का ये चीपेस्ट मेथड होता है करवाने का। और दूसरा जो नंबर पे आता है टेस्ट वो है हीमोग्लोबिन M, मतलब कि IgM। ये एंटीबॉडी टेस्ट होता है जो 3 दिन के बाद आपको जो रिपोर्ट होगी वो 50% सही बताएगा, 5 से 7 दिन के बाद 80% सही बताएगा, और 10 डेज के बाद 100% आपको एक एक्यूरेट रिपोर्ट बताएगा, क्योंकि एंटीबॉडीज़ डेवलप होने में टाइम लगा करता है इस वजह से। और तीसरा जो टेस्ट है वो है IgG, इम्यूनोग्लोबिन G। ये भी सेम एज इट इज़ है IgM की तरह, वैसे ही टेस्ट होगा, सारी चीज़ें होंगी। पर ये एक तरह का टेस्ट आप तब करें जब आपको लगा हो कि डेंगू मुझे दोबारा हुआ है, रिकरेंसी हुई है, तो आप IgG टेस्ट करवाएं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं डेंगू के ट्रीटमेंट के बारे में। तो डेंगू के ट्रीटमेंट में कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है। डॉक्टर आपको देखता है, डायग्नोसिस बनाता है, और आपके सिम्टम्स के बेस पे आपका एक ड्रग प्लान तैयार करता है, एक मेडिसिन प्लान बना के देता है आपको। पर कुछ चीज़ों का बहुत ख्याल रखा जाता है इसमें ड्रग्स में, जो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको फीवर आया बहुत तेज़ और आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ मुझे डेंगू ही हुआ है, तो ऐसे टाइम पे फीवर के लिए आपको एस्प्रिन नहीं लेनी है। एस्प्रिन तो यूं भी नहीं लेनी, किसी भी हाल में, आपको फीवर आए या ना आए, आपको एस्प्रिन ही नहीं लेना है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप डायग्नोसिस आपकी हुई नहीं है, आपको लग रहा है फीवर आ रहा है, और अगर वो DHF हुआ, हेमरेजिक फीवर हुआ, तो एस्प्रिन खाने से वर्जन काम करेगा, बहुत ख़राब आपकी हालत हो जाएगी। इसलिए एस्प्रिन लेना ही नहीं है और यूं भी नहीं लेना चाहिए। अगर आपको फीवर आ रहा है और आपको लग रहा है कि मुझे डेंगू ही हुआ है और उसकी वजह से फीवर आ रहा है, तो ऐसे में जो फीवर रिड्यूसर जो ड्रग्स होते हैं, एसिटामिनोफेन, आपको वो लेना है। और वो लेने के बाद फीवर थोड़ा बहुत कम हो, आपको तुरंत से डॉक्टर के पास जाना है। और दूसरी जो चीज़ होती है ट्रीटमेंट में वो होता है आपको फ्लूइड इंटेक बढ़ाना है, आपको वाटर इंटेक बढ़ाना है। होता क्या है, जब भी किसी को फीवर आता है तो ऐसे में बॉडी की जो वाटर कंटेनिंग होती है, जो वाटर होता है, वो लॉस हो जाता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो पानी जल जाता है। तो ऐसे में आपको पानी बढ़ाना है अपने इंटेक में,
पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। जो भी आप एवरेज पीते हो उससे 500 मिलीलीटर आपको ज़्यादा पीना ही है। अब हम बात करते हैं लास्ट वन, प्रिकॉशन के बारे में। और मुझे लगता है कि सभी लोग जानते हैं कि डेंगू से कैसे प्रिकॉशन लिया जाए। मैं बस कुछ चीज़ों पे फोकस रखना चाहता हूँ, दिलाना चाहता हूँ, जैसे कि ये ऑल आउट वगैरह है और मॉर्टिन वगैरह जो होती हैं, इसको अवॉइड करें। इसके जो केमिकल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि हम एक जगह से तो बच रहे हैं, ऐसा ना हो दूसरी जगह से हम प्रॉब्लम ले लें, हेल्थ प्रॉब्लम ले लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा एलर्जी की प्रॉब्लम होती हैं मॉर्टिन और ऑल आउट से। तो उसको अवॉइड करें। इंस्टेड ऑफ उसकी जगह आप कुछ और यूज़ करें, जैसे कि विंडोज़ वगैरह हैं उसमें जाली वगैरह लगवा लें, शीशे लगवा लें, मॉस्किटो के रिपेलेंट आते हैं बॉडी पे अप्लाई कर लें उसमें, लेकिन ध्यान रहे डीट एक केमिकल होता है वो ज़रूर मिला रहे, वो कर लें। फुल स्लीव पहने और सोते समय वो नेट आता है मॉस्किटो नेट, उसका यूज़ करें। ये सारी चीज़ें रिप्लेस करें। पानी खुला ना रखें, ये चीज़ें हैं। पानी बाल्टियों में बंद रखें, या अगर ढक्कन नहीं है तो पानी ना रखें फिर खुला कहीं भी। ये सारी चीज़ें करें। आप मॉर्टिन और उन चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि मैं फिर से कहूँगा कि हम एक जगह से बचना चाह रहे हैं और हम दूसरी एक हेल्थ प्रॉब्लम ले लें, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना फिर। सो ख्याल रखें अपना, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।